हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपनी 2020 सीरीज ऑफ एमसीक्यूज में अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2021 के क्वेश्चन पेपर को, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड अपने आज के वीडियो में हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, यानी उसके अगले 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। दैट इज हाइट ऑफ ब्लैक बोर्ड ऑफ हॉकी गोल इज। अपने आज के वीडियो में एक और चीज है कि मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी उसके साथ में कुछ और असाइनमेंट है या होमवर्क है जो आपको खुद से ढूंढना है और उसमें अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइट ऑफ ब्लैक बोर्ड की। तो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है हॉकी गोल पोस्ट। तो ये है इसका ब्लैक बोर्ड जिसकी हाइट है 1 फीट 6 इंच। इसको हम इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 18 इंचेस। तो आपका आंसर जो है वो हो गया सी। इसके अलावा आपको और भी चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी, वो ये कि ये जो गोल पोस्ट है इसकी विद कितनी है, दैट इज 12 फीट। तो ये इसकी जो है विद हो गई। साथ में अगर इसकी हाइट देखें तो वो आपको दिख रही है कि 7 फीट है। बात करें मीटर्स में कितनी होगी तो ये हो जाएगी 3.66 मीटर। और ये हो जाएगा आपका 7 फीट है तो 2.14 मीटर। अब आपको अपनी कौन कौन सी चीजें और ढूंढ के लिखनी है, वो ये सबसे पहला कि जो हॉकी का ग्राउंड होता है उसका डायमेंशन क्या है, ये आपको खुद से लिखना है। और हॉकी में जो बॉल यूज होती है उसका वेट क्या है, ये दोनों चीजें आपको खुद से लिखनी है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है जो कि हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड। तो सबसे पहले बात करें कि स्ट्रेंथ और डायनेमिक स्ट्रेंथ होता क्या है। तो स्ट्रेंथ को हमने दो तरह से क्लासिफाई करना है। एक हुआ आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ और दूसरा जो है वो हो गया आपका डायनेमिक स्ट्रेंथ। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ है ये होता है आइसोमेट्रिक, यानी ऐसी स्ट्रेंथ जहां पर आपकी मसल की लेंथ में चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। एंड डायनेमिक मतलब जहां पे मोशन है, जहां पे आपकी मसल लेंथ चेंज हो रही है, इसके ऑप्शन में आएगा आइसोटोनिक। इसके ऑप्शन में आइसोकाइनेटिक भी है, वो भी गलत नहीं है, वो भी आपका डायनेमिक स्ट्रेंथ का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो होगा आइसोटोनिक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रॉम्प्टर ऑफ सरप्लस थ्योरी या फिर सरप्लस एनर्जी थ्योरी। तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो बच्चे हैं उनके पास सरप्लस एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जिस वजह से वो लोग अपनी वो एनर्जी जो है खेल के या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर, फिर उनकी हाइपर एक्टिविटी कहते हैं, वो होती है उनकी सरप्लस एनर्जी, जो कि एडल्ट्स की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है। तो ये थ्योरी जो है वो शिलर और स्पेंसर ने दी थी, सरप्लस एनर्जी थ्योरी। अगर आप ऐसे प्ले थ्योरीज देखें तो काफी सारी प्ले थ्योरीज हैं, बट सरप्लस एनर्जी थ्योरी भी एक तरह की प्ले थ्योरी है जो कि शिलर और स्पेंसर ने दी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो हम बाकी भी चीजें देख लेते हैं इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं। तो जो मसल है इसकी स्टडी को हम बोलते हैं मायोलॉजी। इसके बाद जो बोन्स है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। जॉइंट्स की स्टडी को हम बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी, ये भी आपको अपने नोट्स में लिखना है। नर्व्स की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। इसके अलावा आपके लिए असाइनमेंट ये है कि इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनकी स्टडी आपको लिखनी है, जैसे टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें जो हैं, हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको अपने नोट्स में ऐड ऑन करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से होते हैं इसमें से। एग जो है वो प्रोटीन का सोर्स है, मीट है, मिल्क है। एडिबल ऑयल जो है इट इज अ सोर्स ऑफ फैट। तो ये जो है प्रोटीन का सोर्स नहीं होगा, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड द मसल टू बोन। तो लिखा है यहाँ पे मसल टू बोन। अब यहाँ एक और चीज आती है कि जब भी कोई चीज किसी को जोड़ने का काम करती है तो उसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको जो है अपने असाइनमेंट में ये भी लिखना है या फिर अपना जो नोट्स है उसमें लिखना है कि कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं। जैसे आपके यहाँ पे जो एक कनेक्टिव टिश्यू है टेंडन, टेंडन का ही काम है मसल से बोन को जोड़ने का। और ये जो टेंडन वर्ड है ये आपने पढ़ा है स्पोर्ट्स इंजरीज में, क्योंकि जो स्ट्रेन है एक तरह की इंजरी है जो कि टेंडन्स में होती है। इसके अलावा जो दूसरे हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं वो है लिगामेंट, और भी काफी सारे हैं, वो आपको खुद से लिखने हैं। तो इस तरह से कुछ और चीजें जो हैं वो आपके लिए असाइनमेंट है जो आपको ढूंढ के लिखना है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हम पढ़ लेते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है उसके कितने टाइप होते हैं। तो नर्वस सिस्टम को सबसे पहले हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। एक होता है आपका सीएनएस जिसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है एक पीएनएस जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप अपने नोट्स में इसको पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। उसके बाद जो आपका पीएनएस है उसको भी हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये आपको तीनों वर्ड मिल गए जो कि आपके क्लासिफिकेशन में आ चुके हैं। तो इससे आपको आंसर तो पता चल ही गया है। ऑटोनोमिक को भी हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो ये जो है पूरा का पूरा आपका क्लासिफिकेशन हो गया नर्वस सिस्टम का। सीएनएस में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो आपके लिए वैसे बहुत बड़ा असाइनमेंट हो जाएगा ये कि आपको इन सब के फंक्शंस लिखने हैं कि पीएनएस का क्या फंक्शन है या फिर जो सोमैटिक है इसमें क्या चीजें आती हैं, सिंपैथेटिक में कौन कौन सी फंक्शंस आते हैं। आपको सिर्फ फंक्शंस लिखने हैं। अगर आपने इसके फंक्शंस भी पढ़ लिए तो आपके एग्जाम भर के लिए बहुत है। तो आपको सिर्फ लिखना क्या है कि सीएनएस में ब्रेन और स्पाइन इसका फंक्शन क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, पीएनएस में सोमैटिक का क्या है, ऑटोनोमिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप इतना भी पढ़ ले रहे हैं तो दैट इज टू मच, मीन्स टू मच वाला मच है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं एंड वाटर सॉल्युबल से हम कौन सा है वो आपको पता ही होगा। तो ए डी ई के ये जो चार हैं ये होते हैं फैट सॉल्युबल, यानी जो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो बीसी जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है, यानी आपका जल में घुलनशील होता है। तो ये दोनों चीजें हैं, बी और सी विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है, ए डी ई के जो है वो फैट सॉल्युबल है। एंड एक और चीज है कि जो आपकी बॉडी में ज्यादा देर तक टिकते हैं वो होते हैं आपके फैट सॉल्युबल विटामिन, और जो वाटर सॉल्युबल है वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं, इसलिए आपको बार बार रिप्लेनिश करने पड़ते हैं, उनका इंटेक बार बार करना पड़ता है। फैट सॉल्युबल विटामिन जो है आपको वो उन सोर्सेज से भी मिलते हैं जिन सोर्सेज से आपको फैट मिलता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इनके साइंटिफिक नेम याद रखने हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज रेटिनॉल। एंड विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, वो हम या फिर आप हेल्थ एजुकेशन वाली जो वीडियो है वहां से देख सकते हैं। विटामिन डी जो है उसको हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं एंड विटामिन ई को हम बोलते हैं टोक्योफेरॉल। तो ये जो चीजें हैं यहाँ से आप, ये आपका होमवर्क है कि आपको विटामिन बी के जितने भी होते हैं उन सबके नाम लिखने हैं। बी1 को थायमीन बोलते हैं, बी2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो ये सब जो है ये आपका होमवर्क है एंड यू हैव टू सर्च इट आउट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच गेम एंटीना इज यूज्ड। तो एंटीना जो है ये वॉलीबॉल से है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एंटीना की कुछ और चीजें जान लें तो एंटीना की जो टोटल लेंथ होती है वो होती है आपकी 180 या फिर 1.80 मीटर। और इस 1 मीटर में और 80 सेंटीमीटर में क्या है कि ये इनसाइड द नेट होता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा डायग्राम में, ये इनसाइड द नेट होता है, नेट के अंदर होगा। और बाकी 80 सेंटीमीटर जो है वो आउटसाइड है, जो कि आपको ये दो कलर में दिख रहा है, रेड और व्हाइट। तो 80 सेंटीमीटर जो है वो नेट के ऊपर होता है आपका एंटीना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सुपरवाइज द टेक ओवर जोन ड्यूरिंग रिले रेस। तो आपके लिए जो होमवर्क है वो आपको ये पता करना है कि रिले रेस में जो इक्विपमेंट यूज होता है जिसे हम कहते हैं बैटन, इसका वेट क्या है और इसकी लंबाई क्या है। ये आपको मिल जाएगा सर्च करने से, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, इसलिए ही आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है, ओनली इफ यू आर विलिंग टू डू। एंड यहाँ पर अगर हम ट्रैक की बात करें कि स्टैंडर्ड ट्रैक में, तो आपका जो एक्सचेंज जोन है वो होता है 20 मीटर का। इतने में आपको एक्सचेंज करना होता है, लेकिन इसके पहले जो 10 मीटर है इसे हम कहते हैं एसिलरेशन जोन। यानी आप यहाँ से जाके एसिलरेशन कर सकते हैं बट एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं बैटन। बैटन एक्सचेंज आपको इस 20 मीटर में ही करना होता है। एंड जो बैटन एक्सचेंज करते हैं उस चीज को कौन सुपरवाइज करता है, उसको सुपरवाइज करने का काम जो है वो जज का है। आपके रीले में दो तरह के इवेंट होते हैं, एक होता है 4 into 100 मीटर और एक होता है 4 into 400 मीटर।
और ये जो है एक तरह से टीम गेम होता है, बाकी सारे जितने भी गेम होते हैं ट्रैक एंड फील्ड के वो सारे इंडिविजुअल होते हैं इसको छोड़ के। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आसन फ्रॉम फॉलोइंग इज परफॉर्म्ड इन सिटिंग पोजीशन। तो आसन जो है वो तीन तरह से होते हैं आपके, अगर हम देखें, एक होता है आपका स्टैंडिंग पोजीशन में जो आप खड़े होके करते हैं, एक होता है आपका सिटिंग पोजीशन में जो आप बैठ के करते हैं, जो आपको इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है, एक होता है लाइंग। तो लाइंग में क्या आता है, इसमें दो आता है, एक होता है प्रो लाइन, यानी आप जो पेट के बल करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, पी से प्रो लाइन होता है एंड पी से पेट के बल। सुपाइन, सुपाइन का मतलब होता है पीठ के बल। तो ये पोजीशंस होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सिटिंग में कौन सा है, तो ये चक्रासन, ये चक्रासन है, ये सिटिंग पोज बिल्कुल भी नहीं है। अर्ध मत्स्येंद्रासन ये वाला है जो कि सिटिंग पोज है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। मयूर आसन ये है, ये भी सिटिंग पोज नहीं है। त्रिकोण आसन ये है जो कि स्टैंडिंग पोज है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो आपका होगा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्टैगर। तो स्टैगर से पहले हम जान लें कि स्टैगर होता क्या है। तो एक स्टैंडर्ड ट्रैक जो होता है वो होता है आपका 400 मीटर का, यानी एक स्टैंडर्ड ट्रैक में एक लैप की डिस्टेंस होती है 400 मीटर। एंड एक स्टैंडर्ड ट्रैक में टोटल लेन्स होते हैं आपके 8। ये एक स्टैंडर्ड ट्रैक का वो है कि आपके 8 लेन्स होंगे, जो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। तो अब स्टैगर क्या होता है, क्योंकि हर जन को सेम डिस्टेंस हमें दौड़ानी है, तो हम उसको थोड़ा सा आगे देते हैं डिस्टेंस अगले लेन में। ये जो हमने आगे लाइन बना रखी है ना, इसी को हम बोलते हैं स्टैगर। और स्टैगर देने का जो फॉर्मूला है वो होता है WN-1 माइनस 0.10 इंटू 2 पाई। यहाँ पर अगर एक ब्रैकेट बना देंगे तो थोड़ा सा और सही हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो इसमें जो W है वो क्या है, W जो है वो है विद ऑफ लेन, एंड विद ऑफ लेन हमारी फिक्स है, दैट इज 1.22 मीटर। तो ये हो गया W। N जो है दैट इज नंबर ऑफ लेन, या फिर जिस नंबर ऑफ लेन को हमें फाइंड करना है वो हो जाएगा N। और 2 पाई, पाई की वैल्यू आप सब जानते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। 1.22 आपको W की जगह रखना है, N की जगह आप 2 रखेंगे अगर आपको सेकेंड लेन का स्टैगर निकालना है, एंड द आंसर विल बी 7.04 मीटर। यानी एक 400 मीटर के ट्रैक में जो सेकेंड लेन है उसको 7.04 मीटर का स्टैगर दिया जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला है स्टैगर को कैलकुलेट करने का। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैमल्स टू मैन। तो यहाँ इन डिजीज को हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज। इन डिजीज को जो इस तरह से ट्रांसमिट होती है उनको जूनोटिक डिजीज कहा जाता है, जो कि यूजुअली जानलेवा होती हैं। एंड इन डिजीज का जो कॉजिंग वायरस है वो है लाइजा वायरस, इसी वायरस से होती है, जो कि होती है इन इन्फेक्टेड जो डॉग हैं उनके सलाइवा से, यानी उनके काटने से होता है। ये बीमारियां, या फिर जो रेबीज है जिसका आंसर रेबीज होगा, ये होता है बंदर के या फिर कुत्ते के काटने से यूजुअली। तो ये जो चीजें हैं रेबीज है, और रेबीज को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इसलिए बोलते हैं कि जो भी रेबीज के पेशेंट होते हैं उनको पानी से डर लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें पूछा गया है कि एंगल ऑफ सेक्टर फॉर डिस्कस थ्रो। तो आपके ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, ट्रैक एंड फील्ड हम बोलते हैं, ट्रैक एंड फील्ड में दो तरह की चीजें हैं, ट्रैक एंड फील्ड। तो ट्रैक में तो आपके सारे रनिंग इवेंट आते हैं, फील्ड में दो तरह से आते हैं, एक आते हैं आपके जंपिंग इवेंट और एक है थ्रोइंग इवेंट। थ्रोइंग इवेंट जो है वो 4 तरह के होते हैं, जिसमें एक डिस्कस थ्रो ऑलरेडी मेंशन्ड है, बाकी 3 में होता है आपका शॉर्ट पुट, हैमर एंड एक जैवलिन, जिसको सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये 4 तरह के आपके होते हैं थ्रोज। तो शॉर्ट पुट और हैमर अगर इनकी बात करें, तो जो शॉर्ट पुट है और हैमर है और डिस्कस थ्रो है, ये तीनों ही सर्कल में खड़े होके फेंके जाते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। एंड तीनों ही सर्कल का सेम सेक्टर का एंगल होता है, दैट इज 34.92 डिग्री। बात करें जैवलिन की, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको सर्कल नहीं मिलता, यहाँ पे रनवे होता है। और इसको हम नॉर्मली तो 29 डिग्री बोलते हैं, बट एग्जैक्ट बोले तो दिस इज 28.96 डिग्री। तो ये जो है थ्रोइंग इवेंट है। और आपको जो चीज लिखनी है वो ये कि थ्रोइंग इवेंट जितने भी है इनका वेट लिखना है। शॉर्टपुट का मेन और वीमेन के लिए क्या वेट यूज होता है,
डिस्कस थ्रो का मेन एंड वीमेन के लिए क्या वेट यूज होता है, हैमर के लिए भी एंड जेवलिन के लिए भी। सो दिस इज योर होमवर्क। ये चीजें जो है आपको खुद से ढूंढ के लिखनी है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमारा नेक्स्ट है काइफोसिस। तो आप जब पोस्चरल डिफॉर्मिटी पढ़ते हैं, बहुत बेसिक सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी, तो उसमें आप तीन तरह से डिफॉर्मिटीज को पढ़ते हैं। तीन तरह में आपके आते हैं कौन कौन सी चीजें। पहला आपका आ जाता है यहाँ पर स्पाइन, तो स्पाइन में डिफॉर्मिटी होती है। दूसरा है आपका लेग, और तीसरा है आपका फुट। तो ये तीन तरह से डिफॉर्मिटी है। इसमें जो क्वेश्चन है वो आपका स्पाइन की डिफॉर्मिटी है। स्पाइन में तीन तरह से डिफॉर्मिटीज आप पढ़ते हैं। एक है आपका काइफोसिस, एक है आपका लॉर्डोसिस, और एक है आपका यहाँ पे स्कोलियोसिस। तो जो काइफोसिस है, जिसे हम कुबड़ कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और क्योंकि आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से दिख रहा है, एग्जाम में डायग्राम नहीं आते हैं, तो इससे आप बता सकते हैं कि इसको राउंड बैक कहते हैं। हॉलो बैक तो नहीं कहते, लेटरल भी नहीं बोलेंगे और बैक कर्व भी नहीं बोलेंगे। काइफोसिस जो है वो आपका राउंड बैक है या फिर हंच बैक के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्डोसिस जो है ये होता है आपके लंबर रीजन में, एल से लॉर्डोसिस, एल से लंबर, याद रहेगा। स्कोलियोसिस जो है ये लेटरल डेविएशन है, और ये लेटरल डेविएशन होता है आपके स्पाइन में। तो ये है जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी। लेग में दो तरह की होती हैं जो आपको खुद से लिखनी है। लिखनी आपको खुद से बता मैं दे रही हूँ। लेग में गेनु वेरम और गेनु वेलगम, जिसे बोलेग और आपको नॉकनी बोला जाता है। फुट में जो है वहां पे आपको फ्लैट फुट ही मिलता है, सिर्फ उतना ही आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर है स्टडी ऑफ जॉइंट, जो कि हम पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज आर्थ्रोलॉजी। यहाँ से एक चीज और निकल के आती है कि आप जब एग्जाम का कोई भी पेपर दे रहे हैं तो आपको ये चीज मिलेगी कि एक ही तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अलग अलग तरीके से। किसी भी एग्जाम में अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। इसलिए एक बहुत अच्छी हिदायत है कि जब भी आप पेपर कर रहे हैं, आपको टाइम है, एंड आपके पास टाइम के साथ साथ आप चीजों को वापस रिव्यू भी करते हैं, तो क्वेश्चन अगर आपको एक नहीं आ रहा है तो उसे बार बार पढ़िए। जब एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उससे जुड़ा कोई लिंक उसी पेपर में दूसरा मिल जाता है, जो कि आपको हेल्प करता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सो ये भी एक तरह की ट्रिक है, या फिर ये भी एक तरह का प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो कि आप एग्जाम में यूज करते हैं, सो दैट कि आप अपने एग्जाम में, जरूरी कभी कभी ऐसा होता ही नहीं है कि आप जब एग्जाम देने जाएं तो आपको हर चीज आती हो, और फुल मार्क्स भी लाना जो है बहुत रेयर होता है। तो इसलिए मेन चीज जो है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको बार बार पढ़िए। पेपर में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको अगर आप कई बार पढ़ते हैं तो भी आपको कोई ना कोई चीज ऐसी क्लिक कर जाती है जिससे आपको उसका आंसर आ जाता है, या फिर कहीं ना कुछ ना कुछ तार जुड़ जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत एक अच्छी चीज है, एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है एग्जाम देते समय। और इस तरह का पैटर्न हर एग्जाम में यूज होता है कि एक ही तरह की कुछ चीजें रिपीट हो जाती हैं। सो आप ये चीज भी ट्राई कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड इज इंडिकेटेड इन। तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर से इंडिकेट किया जाता है, आपने अपने स्पीडोमीटर में देखा होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है दैट इज किलोमीटर पर आवर, विच इज वेरी इजी। एंड अगर हम स्पोर्ट्स की फील्ड में देखें तो कहाँ पे यूज होता है स्पीड, तो जो बॉलिंग स्पीड है वो भी किलोमीटर पर आवर में आपको मिलती है। जब भी आप क्रिकेट देखेंगे तो वहां पर मिलता है, और भी बहुत जगह इसका यूज होता है। आप सोचिएगा और कमेंट में बताइए, नहीं तो अपने नोट्स में लिखिएगा, वैसे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। उसके बाद फिर है मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल, और इसका दूसरा नाम भी है दैट इज ल्यूकोसाइट्स। इनका काम जो है वो यही है, इन्हें गार्ड सेल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए दे फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। इसके अलावा दो और चीजें हैं जो है आरबीसी। आरबीसी जो है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, और इसे इराइथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। फिर है आपका प्लेटलेट। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, और इसका जो काम है वो ये कि ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट एंड रीच टेस्ट। तो अगर हम एक टेस्ट को याद करें जो कि है आफर्ड हेल्थ रिलेटेड टेस्ट, तो आफर्ड हेल्थ रिलेटेड टेस्ट में आपको ये मिलेगा कि वहां पर एक टेस्ट बैटरी या फिर एक टेस्ट आइटम है सिट एंड रीच टेस्ट, जो कि हैमस्ट्रिंग एंड बैक फ्लेक्सिबिलिटी, हैमस्ट्रिंग ये हो गया,
एंड बैक फ्लेक्सिबिलिटी। इन दोनों चीजों को मेजर करने के लिए सिट एंड रीच टेस्ट यूज किया जाता है। इसके लिए सिट एंड रीच बॉक्स का यूज किया जाता है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन बाय यूपी गवर्नमेंट टू स्पोर्ट्स पर्सन। तो क्योंकि आप यूपी टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी से जुड़ा कोई ना कोई सवाल तो आपको मिलना ही है। तो ये क्वेश्चन जो है यूपी से जुड़ा हुआ है। तो यूपी में जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या फिर जो भी इलाइट अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन्हें लक्ष्मण अवार्ड दिया जाता है और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाता है, जिसकी जो प्राइज मनी है दैट इज 3.11 लाख। बट ये जो अवार्ड है यूपी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, और बाकी जो हम अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ते हैं वो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं। ये जो है यूपी का स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड है। इसके बाद अगर हम बात करें यश भारती अवार्ड, तो यश भारती अवार्ड भी यूपी में दिया जाता है, जो कि संगीत, साहित्य, जर्नलिज्म, किसी भी चीज में, किसी क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करने वाले को दिया जाता है। बाकी अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न अवार्ड आप जानते ही हैं। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड फॉर सच मोर वीडियो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।